back to the channel Classy Classmates. How are you all? So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना, फोकस होके पढ़ना और एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग ज़रूर कर लेना. बोर्ड्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हो, ये अलग अलग 10-12 बुक्स पढ़ रहे हो तो ही बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे. नहीं, एनसीईआरटी करो, पास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स करो, इनफ है वो. लेकिन जब ये करो तो पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ करो. सो आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ. चैप्टर 1 आ जाओ, देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे पहला तो इंट्रोडक्शन की केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर इन रिएक्शंस की वजह से कोरोजन और रैंसिडिटी भी हो जाती है, जो हमारे रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स हैं ये दोनों, जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं. तो ये सब कुछ हमें कवर करना है इस चैप्टर में. अब यहाँ पे आपको ना चैप्टर के नाम में दो टर्म्स दिख रही हैं, एक दिख रहा है केमिकल रिएक्शंस, एक दिख रहा है इक्वेशंस. तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ देख लेते हैं. केमिकल रिएक्शन से पहले आप लोगों ने ना पुरानी पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में, कि फिजिकल चेंज क्या होता है या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. पढ़े होंगे शायद 7th 8th में. तो केमिकल चेंजेस कौन से होंगे, जो परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट मिलता है हमें रिएक्शन के बाद में. जैसे यहाँ पे ये रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग गया है. ये जंग एक बार लग गया तो मैं दोबारा वो पुराने वाले आयरन पे तो नहीं पहुँच सकती ना, बिल्कुल नया चकाचक ऐसा तो नहीं बना सकती. और फिजिकल चेंजेस क्या, जो टेम्परेरी होते हैं, दोबारा उसी पोजीशन में आ सकते हो तुम. बर्फ़ पिघल गई, दोबारा जमा दो, फिर से बर्फ़ बन जाएगी. या बर्फ़ जम गई, पानी चाहिए, बाहर रख के छोड़ दो, पिघल जाएगी, दोबारा पानी मिल जाएगा. क्ले है, क्ले को मैंने एक बार फ्लावर की शेप दे दी, फिर मैं चाहूँ नहीं, अब मुझे बॉल की शेप चाहिए तो बॉल की शेप दे दी. तो ऐसा थोड़ी एक बार बॉल बन गई तो मैं दोबारा फ्लावर की शेप नहीं दे सकती. तो वो टेम्परेरी होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन एक बार मैंने सपोज़ आटा लिया, आटे से मैंने रोटी बना ली, वो प्रॉपर पक के रोटी बन गई है, तो उस रोटी से क्या मैं दोबारा आटे पे जा सकती हूँ? नहीं ना. और रोटी और आटा सेम होता है? नहीं, अलग अलग होता है. तो इसमें जो हमें चीज़ें मिलेंगी केमिकल चेंजेस में, वो मिलेंगी बिल्कुल ही अलग, नया सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, जो परमानेंट होगा, दोबारा चेंज नहीं हो सकता. और फिज़िकल चेंजेस क्या, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, दोबारा उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, और जो नया प्रोडक्ट भी मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी. बर्फ़ है, वो भी तो पानी से ही बनी हुई है ना, चेंज तो नहीं हुई. ठीक है. तो केमिकल चेंज जो हो रहे हैं वो किसी वजह से तो हो रहे होंगे ना, कुछ परमानेंट जो बना है तो कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा उस पर, तभी तो नई चीज़ बन के मिली है. तो जो परमानेंट ये केमिकल चेंज हो रहे हैं, ये होने के पीछे का रीज़न क्या है, कि इन सब्सटेंसेस पे केमिकल रिएक्शन होता है. रिएक्शन मतलब 2 या 3 चीज़ें आपस में कंबाइन होके कुछ नया ही सब्सटेंस बना देती हैं, जो कि परमानेंट बन जाता है और बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज़ का बनता है. तो अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed from one or more substance is called a chemical reaction. जब 2 या 3 सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे एक नया सब्सटेंस बन जाए, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में बन जाए, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे ना, तो वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में रीअरेंज हो जाते हैं. कैसे, एक मेरे पास ये था डब्बा जिसके अंदर ये एटम्स थे, दूसरा डब्बा मेरे पास यहाँ था, ये इसके अंदर ये एटम्स थे. अब जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया, मिक्स कराया, तो एक तीसरा सब्सटेंस ऐसा बन के आ गया जिसके अंदर
ऐसी सी प्रॉपर्टी बन गई। तो ये ना तो इस जैसा है ना इस जैसा है, दोनों का मिक्सचर है, लेकिन है कुछ अलग ही, नया ही चीज़ बन गई है। तो ऐसे रीअरेंजमेंट हो जाती है, ये इसके साथ में कंबाइन होकर कुछ नया ही अरेंजमेंट बना लेते हैं एटम्स का। ठीक है, तो दो ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कंबाइन हुए और एक नया सब्सटेंस मिल गया। ये तो एक टाइप का रिएक्शन है। हो सकता है कि दोनों कंबाइन हो रहे हो, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो भी तो बिल्कुल नया ही कुछ बन रहा है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होंगे जो हमें देखने पड़ेंगे। एक टाइप का तो ये जिसका प्रॉपर नाम है, वो भी आगे चैप्टर में आएगा अभी, बट आप सिर्फ इतना देखो कि ऐसे रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन होता है। मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल सिल्वर कलर का, जैसा आप लोग रिबन लगाते हो ना, उसमें तार होती है, वो तार टाइप का होता है, सिल्वर कलर का। सिल्वर कलर का भी, अब एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने दिवाली पे फुलझड़ी जलाई है, तो फुलझड़ी के ऊपर जो वो सिल्वर सिल्वर कलर का लगा हुआ होता है, उस कलर का होता है आपका मैग्नीशियम रिबन। और जैसे फुलझड़ी को जलाने के बाद में स्पार्क्स निकल के आते हैं ना, वाइट कलर के, सिल्वर कलर की लाइट आती है, ऐसी ही सेम लाइट आती है मैग्नीशियम रिबन को जलाने के ऊपर। और उसमें होता क्या है, जब मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने जाऊंगी तो जो हवा में आसपास ऑक्सीजन है, वो उसकी प्रेजेंस उसके साथ में रिएक्ट करके, मतलब मैग्नीशियम जो हमारा रिबन था वो, और हवा में जो ऑक्सीजन था O2, दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जिसकी वजह से वो वाइट फ्लेम्स निकलती हैं। ठीक है, बट ये मैग्नीशियम रिबन जो है ना, इसको बनाने से, जलाने से पहले हम एक काम करते हैं, क्या, एक प्रिकॉशन लेते हैं कि हम लोग पहले उसको क्लीन करते हैं ढंग से, सैंड पेपर से साफ करके। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जो हम उसको हटाते हैं, पहले साफ करते हैं, नहीं तो हमारा रिएक्शन ढंग से काम नहीं करेगा, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, या वाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इट, ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्कर, तो उसमें आपको ये आंसर लिखना है और ये रिएक्शन भी लिखना है, ये वाला। ओके, ये आपकी बुक में फर्स्ट एक्टिविटी गिवन है एनसीईआरटी में। अच्छा, बुक में जितनी भी एक्टिविटीज़ गिवन हैं, प्लीज़ उनके रिएक्शंस ज़रूर याद कर लेना। दुनिया भर के रिएक्शंस रटने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी इक्वेशन आ जाएगी, कोई भी रिएक्शन आ जाएगा। लिमिटेड रखो, जितनी बुक में एक्टिविटीज़ गिवन है उतने रिएक्शन तो एटलीस्ट ढंग से याद रखो, बाकी आलतू फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुक वाले जो हैं वो एक भी मत छोड़ना। तो पहला रिएक्शन आपका यही था, मैग्नीशियम रिबन वाला। आ जाओ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, हमें ये कैसे पता चलेगा? केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमें 5 चेंजेस नज़र आते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अगर इन 5 में से कोई एक हो रहा है, 2 हो रहे हैं या सारे ही हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पाँचों के पाँचों होंगे तभी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नहीं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहे हैं, तो भी वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पहला क्या, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें से कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही होगी। ठीक है, when one of the products of a chemical reaction is gas, bubbles will be observed in the reaction mixture। हमें जनरली बबल्स ऑब्जर्व होते हैं या फिर गैस ही निकलती हुई दिखती है, नज़र आती है। जिसका एक एग्जांपल है, अगर हम जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। दूसरा एक और एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। जो यहाँ पे ये जी लिखा है, इस जी से मुझे पता चल रहा है कि ये गैस है। ठीक है, ये अभी जब आगे आएगा ना, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, तब उसमें बताऊंगी मैं कि ये क्यों लिखा है यहाँ पे जी, यहाँ पे एल, यहाँ पे क्यों ज़रूरी है ये। देन चेंज इन कलर।
कोई ना कोई कलर में चेंज आ रहा होगा. A change in color can be another indication that chemical reaction has occurred. For example, when iron fillings are added to copper sulfate solution, the solution turns from blue to green. पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, ये वाला जो कौन से कलर का था, ब्लू. लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर आयरन फिलिंग्स मिलाई वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया. तो इसमें क्या पता चला कि कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है क्योंकि कलर चेंज हो गया है. ठीक है. देन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जो हमें सब्सटेंस इकट्ठा होके मिल जाता है. रिएक्शन के बाद में आपको नीचे देखोगे तो आपको इम्प्योरिटीज सेटल हुई मिलेगी, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. जो भी नीचे सोल्यूशन में आके नीचे जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, सॉलिड टाइप का. A precipitate is an insoluble solid that forms when two solutions are mixed. दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उसमें से जो भी हमें इनसॉल्युबल सॉलिड मिला है वो हमारा प्रेसिपिटेट होगा. एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज मिक्सड विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. तो उसमें हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है जो होता है बेरियम सल्फेट. ये बेरियम सल्फेट का कलर क्या है, वाइट. ये एक्स वाई वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं. इफ एक्स इज मिक्सड विद दिस एंड वाई इज मिक्सड विद दिस, अ प्रेसिपिटेट जेड इज फॉर्म्ड ऑफ वाइट कलर. आइडेंटिफाइड द प्रेसिपिटेट फॉर्म. तो वाइट कलर बोल दिया है तो वाइट कलर बेरियम सल्फेट का होगा. ठीक है. ऐसे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. देन चेंज इन टेम्परेचर. केमिकल रिएक्शन कैन आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब हीट. या तो गर्म हो जाएगा या वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा. इफ अ रिएक्शन रिलीजेस हीट देन द मिक्सचर विल बिकम वार्मर. इफ द रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट द रिएक्शन विल बिकम कूलर. ऑब्वियसली अगर बाहर को हीट छोड़ रहा है तो गर्मी पैदा करेगा, लेकिन अगर हीट कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, तो बाहर की सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी क्योंकि हीट तो उसने ले ली. इन दोनों रिएक्शन के अपने अपने नाम होते हैं. जब वो हीट रिलीज कर रहा है तो वो होता है एक्सोथर्मिक. लेकिन जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट वाला होगा एंडोथर्मिक. एक्सो एग्जिट, एंडो एंट्री. ठीक है, इससे याद रखो. एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है बाहर. एंडोथर्मिक मतलब हीट ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, हीट चाहिए उस रिएक्शन को काम चालू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. जैसे ही मैं सोडियम मेटल को पानी के अंदर डालूंगी तो देखो उसमें से भाप निकलती हुई दिखेगी, हीट निकलती हुई दिखेगी. ठीक है. देन चेंज इन स्टेट. अ केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो कॉज चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर. व्हेन अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. दोनों गैसेस थी, ये भी गैस थी, ये भी गैस थी, लेकिन मिली क्या हमें, सॉलिड. गैस मिलके क्या बन गया, सॉलिड सब्सटेंस. ठीक है. जो ये यहाँ पे मैंने डिनोशन की हुई है कि एस है, एल है, ए क्यू है, जी है, ये हम लोग नोट करते हैं एक इक्वेशन लिखते हुए, जिसमें हम लोग ये बता रहे होते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट लिया है या जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है, वो कौन सी स्टेट में है. स्टेट ऑफ मैटर 3 होती है ना, सॉलिड, लिक्विड या गैस. 3 ही पड़ी थी ना. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब यहाँ पे एक ए क्यू और है. ए क्यू क्या है, ए क्यू होता है एक्वस सोल्यूशन. सॉलिड प्लस वाटर अगर मैं मिला दूंगी तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है. मतलब ऐसा सॉलिड जो थोड़ा सेमी सॉलिड कह सकते हो एक तरीके से, जो पानी में मिक्स्ड हो, एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. तो एस अगर कहीं पे भी लिखा होगा तो वो सॉलिड सब्सटेंस है,
L कहीं भी लिखा होगा तो वो लिक्विड स्टेट में है, AQ लिखा है तो वो एक्वस सोल्यूशन है, मतलब पानी में मिक्स्ड है, और गैस लिखा है तो गैस है, वेपर फॉर्म में। ओके, ये लिखना ज़रूरी होता है। नाउ केमिकल इक्वेशन है क्या? All chemical reactions are shown by chemical equations. A chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction using symbols and formulae of the substance involved. क्या है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। अब इतने लंबे लंबे रिएक्शंस भी होते हैं, मैं कब तक पूरा पूरा लिखती चली जाऊँ? इतने लंबे लंबे लिखूंगी तो वो लिखना और दूसरे के लिए उसको पढ़ के समझना बहुत दिक्कत का काम है। और फिर मैं तो लिख रही हूँ सपोज इंग्लिश में कि ये दो मैंने रिएक्टेंट मिलाए थे, उससे मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया, मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश हर किसी को थोड़ी आती है, नहीं पढ़ सकता हर कोई। तो दूसरी जगह के साइंटिस्ट कैसे समझेंगे कि क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट मिला, क्या रिएक्टेंट लिए थे? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंबल्स बना दिए, और इस सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इक्वेशंस। ठीक है, सिंबल्स की फॉर्म में क्यों लिखते हैं? एक तो शॉर्ट हो जाता है, हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है, कम स्पेस में लिखा जाता है, शॉर्ट में बात पूरी बता दी जाती है। और वो सिंबल जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब अगर मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन के लिए मैंने H यूज़ किया है, तो कहीं और पे हाइड्रोजन के लिए B यूज़ नहीं कर सकते। मैंने H, सब लोगों को H ही यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बतानी है तो CO2 ही लिखना पड़ेगा, अपनी मर्जी से AB2 नहीं लिख सकती मैं। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल हैं वो ही यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो सबके लिए आसान बना देते हैं रिएक्शन को समझना। अब एक इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन है तो एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होना ऑब्वियस है। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे होगा क्या, रिएक्टेंट्स जो भी हमने प्रोडक्ट्स मिलाए, और प्रोडक्ट क्या, जो भी हमें रिजल्ट मिला कि ये मिल के आ गया, भाई ये दो चीज़ें मिलाई थी और ये मिलाने के बाद में मुझे ये मिल गया, तो यहाँ थी और यहाँ से यहाँ पहुँच गई। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें कभी भी ना इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं करेंगे, नेवर। इक्वल्स टू का साइन यूज़ कर दिया है केमिकल इक्वेशन लिखते हुए तो नंबर गए, फिर आपको वहाँ 0 मिलेगा। हमेशा केमिकल इक्वेशन लिखते हुए हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एक एरो डालनी होती है। क्यों? क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि हम चले यहाँ से थे और यहाँ पहुँच गए, सेम चीज़ नहीं मिली है। ऊपर की अगर मैं ये इक्वेशन देख लूँ कि मैंने ये मिक्स किया था, ये मिक्स किया था और मिला ये, तो ये दोनों चीज़ें सेम थोड़ी हैं दोनों तरफ, नहीं है ना। तो सेम नहीं है तो फिर मैं इक्वल्स टू का साइन कैसे लगा सकती हूँ? इक्वल्स टू तो हम तब लगाते हैं जब दोनों तरफ सेम हो। 4 इक्वल्स टू 4 लिख रही हूँ तो इक्वल्स टू लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ AB इज इक्वल्स टू Q तो ये तो इक्वल है ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए हम क्या बता रहे हैं कि हम यहाँ से चले थे और यहाँ पहुँच गए हैं, इक्वल्स टू नहीं एरो लगाएंगे। ये हमेशा याद रखना है कि डोंट यूज इक्वल्स टू साइन। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे, जिनको हम मिक्स करेंगे। और प्रोडक्ट क्या है? जो सब्सटेंस फॉर्म हो गए, जो हमें मिले हैं कि ये बन गया जी, ये दो मिलाए थे और ये बन गया है। तो जो मिलाए थे वो रिएक्टेंट और जो बन गया है वो प्रोडक्ट। ठीक है, A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of element, chemical formula of reactants and product with mention of physical states. जैसे अभी ऊपर बताई थी कि physical state लिखनी होती है, किस state में था। तो गैस में है तो G, solid है तो S, aqueous है तो AQ, गैस है तो G। ये सारा लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, The necessary conditions such as temperature, pressure or any other catalyst should be written on the arrow between reactant and product.
अब ये यहाँ से यहाँ के बीच में अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए कि भाई ये जो रिएक्शन है ये इतने टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, तो उसके ऊपर लिखूँगी मैं, इधर मेरे रिएक्टेंट्स लिखे थे, इधर प्रोडक्ट लिखे थे, तो यहाँ इसके ऊपर ना मैं मेंशन करूँगी कि सपोज़ ये 30 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए या 90 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए, तो वो टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा एरो के ऊपर ही। या फिर मैंने कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है तो उसका नाम भी यहीं पे आएगा। कैटलिस्ट मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे रिएक्शन को होने में हेल्प करे, मतलब इजी बना दे हमारे लिए उसका काम होना, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है तो वो भी यहाँ एरो के ऊपर या नीचे लिखना होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, कितने टाइप की इक्वेशन होती हैं? दो तरीके से हम इक्वेशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो कि मैं उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख रही हूँ या फिर मैं उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम्स पे देखें तो दो तरीके की होंगी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है दोनों में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे वो इधर और इधर सेम है। अनबैलेंस्ड कि इधर ज़्यादा है इधर कम है, या इधर कम है इधर ज़्यादा है, वो अनबैलेंस्ड। देखिए क्या क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होगी, सिंबल क्या होंगी। अ वर्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन रिटन इन वर्ड्स, जो भी हमने अक्षरों में लिख दी है ऐसे, मीथेन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर, सीधे सीधे इंग्लिश के अक्षरों में लिख दी है, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। फिर अगर इसी को, अब ये इंग्लिश तो हर किसी को नहीं आती, नहीं हर कोई समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंबल बना दिए। सिंबल बना के इसी इक्वेशन को मैंने सिंबल की फॉर्म में लिखा है। तो अ सिंबल केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन रिटन यूजिंग केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, कि कितने मिलाए थे। इसमें मुझे ये भी तो नहीं पता चल रहा मैंने कितनी मीथेन गैस के वो लिए थे, कितने ऑक्सीजन लिया था, कितना मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। यहाँ मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताऊंगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी बताऊंगी कि इतने एटम यूज़ किए थे ये एलिमेंट बनाने के लिए। CH4 + O2 gives CO2 + 2H2O। सिंबल्स यूज़ किए, केमिकल फॉर्मूलाज यूज़ किए, इक्वेशन लिख दी। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इम्पॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेना, लिख लेना कि बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग इक्वेशन, ताकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर सकें कि मैंने इतना मिलाया था, इतने में मिलाया था, तो जो मिला है वो इन दोनों के बराबर ही होगा, गायब नहीं हो जाएगा, उसको ये कंटेनर खा नहीं जाएगा, जितना था उतना ही मिलेगा मुझे। एटम जितने इन दोनों को मिला के मिलाए थे उतने ही यहाँ मिलेंगे। सपोज़ यहाँ से मैंने 3 एटम्स मिक्स किए, यहाँ से मैंने 2 एटम्स मिक्स किए, तो इसमें मुझे 5 एटम्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इसको भूख लगी तो एक कह रहा कि चल मैं खा लेता हूँ, तुम 4 ही बन जाओ, नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जितने कार्बन इधर थे उतने ही कार्बन इधर भी होंगे, जितने ऑक्सीजन इधर थे उतने ही ऑक्सीजन इधर भी होंगे, जितने हाइड्रोजन इधर थे उतने ही हाइड्रोजन इधर भी होंगे। दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए एटम्स, ठीक है। चेक करें ये बैलेंस्ड है कि नहीं। आ जाओ देखते हैं। सी यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, इधर एरो से इधर इधर 1, इधर आपको सी कितने दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे 1। हाइड्रोजन के साथ में कितना नंबर है 4, और इधर ये जो आगे नंबर होता है ना, इसको ये पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी 4, 2 × 2। तो राइट हैंड साइड पे कितने हैं अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखें कार्बन तो 1 था, हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर भी है और 1 इधर भी है, और जो आगे नंबर होता है ना वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इधर और 2 इधर 4।
और हाइड्रोजन कितना, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाइड, मतलब ये भी 4, तो सेम है 1 1 4 4 4 4। अगर ये आपको भी नहीं भी समझ आया ना कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या मल्टीप्लाई किधर से क्या कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो पूरी की पूरी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे ही होगी, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अभी सिर्फ इतना देख लो कि जितने एलिमेंट्स इधर थे उतने ही सेम एलिमेंट्स इधर भी हैं, कोई भी एक ज़्यादा या एक कम नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड क्या, जिसमें यही ऊपर नीचे हो जाए, इधर 1 है इधर 2 हो जाए, इधर 4 है इधर 3 हो जाए, जिसमें मैच ना करे। जैसे इधर देख लो CHO, और राइट हैंड साइड देखेंगे तो CHO, इधर C है 1, इधर C है 1, इधर H है 4, इधर H है 2, इधर ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन है 3। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। An unbalanced chemical equation is a chemical equation that does not have same number of atoms of each element on both reactant and product side. ठीक है, तो इसके साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अभी हमारा ये सारे, अभी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, केमिकल रिएक्शन कर लिया, केमिकल इक्वेशन कर लिया। ये वाले टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो, और तब तक इतने पोर्शन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार। जो भी एक्टिविटीज़ बुक में गिवन है इस पोर्शन तक की वो सारी देख लेना, NCERT रीड कर लेना। कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आया है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। कोई नया टॉपिक जो आपको लग रहा है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे पहले वो कवर करना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care and do like, share and subscribe to the channel. Bye bye.